सीटेट 2026 जिसका जो आने वाला एग्जाम है वो 6 सितंबर को होने वाला है, उसकी दूसरी क्लास एसएसटी पेपर 2 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की सामाजिक विज्ञान से, जो हमारा मिशन है 60 बाई 60 नंबर पक्का करने का। कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी डिले के। अब सोशल साइंस हुआ मुट्ठी में, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज जो है वो चीजें हमने स्टार्ट की है। कंप्लीट बैच आपके लिए डिजाइन किया गया है ताकि आप इजीली एसएसटी में 60 बाई 60 मार्क्स स्कोर कर पाए। सबसे पहले बात करेंगे इतिहास की। पहली क्लास में हमने सिलेबस को डिस्कस किया, दूसरी क्लास में हम लोग टॉपिक को उठाने वाले हैं और इतिहास सब्जेक्ट को देखिए, जो कि अपने आप में एक मेजर रोल प्ले करता है एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर। इसका सबसे पहले आज पहला टॉपिक कब, कहां और कैसे, यानी कि व्हेन, वेयर एंड हाउ को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे संबंधित जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके साथ ही इस क्लास को भी आज के टॉपिक को, सेकंड टॉपिक को भी हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है। कल के क्लास में मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस एसएसटी पेपर 2 का लिखवा दिया, समझा दिया, अच्छे से डिक्लेयर कर दिया। फिर भी आपको कोई समस्या हो, अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो जाके देख लीजिए। शुरुआत करेंगे आज के क्लास की टॉपिक नंबर 1 इतिहास का, जिसमें है क्या, कहां, कैसे और कब। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो कि बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में या फिर पूछे गए हैं प्रीवियस सीटेट के एग्जाम्स में, उसको हम एमसीक्यू के फॉर्म में आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के संदर्भ में मनुष्यों ने लगभग 8000 साल पहले कौन सी फसल उगानी शुरू की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है चावल और मक्का, ऑप्शन नंबर बी कहता है गेहूं और जौ, ऑप्शन नंबर सी कहता है ज्वार और बाजरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है कपास और जूट। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी पे सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। प्राचीन काल में जो मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग पांडुलिपि कहते हैं आम भाषा में, वो किस पर लिखी जाती थी। चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है पत्थरों पर, ऑप्शन नंबर बी कहता है कपड़े और मिट्टी के बर्तन पर, ऑप्शन नंबर सी कहता है जानवरों की खाल पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है तार पत्रों और भुर्ज पेड़ की छाल पर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, तार पत्र और भुर्ज पेड़ की छाल पे। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो ये तार पत्र है और ये जो भुर्ज पेड़ है ये हिमालय क्षेत्र में उगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नर्मदा नदी घाटी के प्रारंभिक लोग मुख्य रूप से अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, ये हमसे पूछा गया है। तो जो नर्मदा नदी के घाटी के लोग हैं, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है किसान और पशुपालक के रूप में, ऑप्शन नंबर 2 कहता है व्यापारी और शिल्पकार के फॉर्म में, ऑप्शन नंबर सी कहता है कुशल संग्राहक और शिकारी के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है राजा और सैनिक के रूप में। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कुशल संग्राहक और शिकारी के रूप में। ठीक है, हमने जितने भी इस टॉपिक से पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है। इसी क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो कंप्लीट टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा। फिर आपको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी का किस्सा खत्म, बस इन्हीं क्वेश्चंस को आपको करके जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने स्क्रीन पे। अभिलेख, जिसको हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं, इसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है केवल पत्थर पे लिखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी कहता है हाथ से कागज पर लिखे जाते थे, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं कि राजाओं की प्रशंसा में लिखे जाते थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है पत्थर या धातु जैसी सख्त सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है पत्थर या फिर धातु पर की सतह पर इसको उत्कीर्ण किए जाते थे। ठीक है, तो यह अभिलेख की खासियत है। फिलहाल हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मगध, जो प्राचीन काल का एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली राज्य था, ये किस नदी के आसपास स्थित था, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सभी जानते हैं मगध एम्पायर और बिंबिसार के बारे में। ठीक है, ऑप्शंस को पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए कहता है नर्मदा और तापी, ऑप्शन नंबर बी कहता है सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ऑप्शन नंबर सी कहता है गंगा और सोन, या फिर
ऑप्शन नंबर डी कहता है ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है गंगा और सोन। ठीक है, हम सभी जानते हैं मगध एम्पायर जो कि आज के बिहार राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे देश का नाम इंडिया किस नदी के नाम पर पड़ा है? ऑप्शंस को देखेंगे, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ लोगों को क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन पहली बार उन्होंने देखा हुआ हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आसान है या टफ है, आसान कुछ भी नहीं होता, टफ कुछ भी नहीं होता। जो हमको आता है वो हमको आसान लगता है, जो नहीं आता वो हमको टफ लगता है। हमारा काम है टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना, रिवाइज करना, रिकॉल करना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीटेट पेपर 2 को क्लियर कर लेना। बस उसी उद्देश्य से आपके लिए क्लास तैयार की गई है, आपके कंटेंट को ध्यान में रखते हुए, आने वाले एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो अगर आपका कोई टॉपिक आता है, आपको कोई चीज आती है, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए, नहीं आता तो उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी कहता है गंगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है सरस्वती नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है आपका यहाँ पे सिंधु नदी, जिसको हम लोग इंडस कहते हैं। ठीक है, यहाँ के जो ईरान के जो लोग हैं और यूनान के जो लोग हैं उन्होंने हमें हिंदोस कहा। क्या कहा? उन्होंने हमें हिंदोस कहा, और इसी के नाम पे हिंदोस या फिर इंडोस कहा गया, और इसी के नाम पे हमारे भारत का नाम इंडिया रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन। इतिहास की तिथियों में एडी का क्या मतलब है? एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। इसका मतलब क्या है? ठीक है, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, या फिर प्राचीन काल का अंतिम वर्ष, या फिर ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, या फिर लास्ट ऑप्शन है एक विशिष्ट राजा का शासन काल। ठीक है, तो देखिए ईसा मसीह जिनको हम लोग क्रिश्चियन के फादर कहते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए उनका बर्थ होता है, जन्म होता है। ठीक है, उनके बर्थ से आगे का जो समय है उसको हम लोग एडी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके बर्थ से पहले का जो समय है उसको हम लोग बीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एडी को हम लोग कॉमन भाषा में सीई भी कहते हैं, यानी कि सेंचुरी एरा, और बीसी को हम लोग बीसीई भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 अपने स्क्रीन पे। गारो पहाड़ियां जो कि पूर्वोत्तर में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, और विंध्य क्षेत्र जो कि मध्य भारत में है, ये किस चीज के लिए फेमस है? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, ऑप्शन नंबर बी कहता है समुद्री व्यापार, ऑप्शन नंबर सी कहता है बड़े नगर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है कृषि का विकास। तो ये जो क्षेत्र है ये कृषि के लिए फेमस है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इस क्षेत्र में, ये जो विंध्य वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे पहले चावल यानी कि राइस उगाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 अपने स्क्रीन पे। ठीक है, प्राचीन काल में आम लोग अपनी बातचीत और लेखनी के लिए हम कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे? तो जो आम लोग थे वो अपने लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे, ये पूछा गया है। ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी कहता है प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी कहता है पाली, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है तमिल। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। प्राकृत जो है वो आम लोगों की भाषा थी, और जो संस्कृत है ये जो विद्वान लोग हुआ करते थे उनकी भाषा थी। अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है करीब 4700 वर्ष पूर्व सबसे पहले नगर किस नदी के किनारे फले फूले? तो 4700 वर्ष पहले कौन से नगर किस नदी के किनारे फले फूले? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है गंगा और उसकी सहायक नदियां, ऑप्शन नंबर बी कहता है नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी कहता है सिंधु और उसकी सहायक नदियां, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है कावेरी नदी। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है सिंधु और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, ये इसका सही जवाब है। और कौन से नगर जो है वो यहाँ पे बसे थे? तो हड़प्पा का नाम आपको याद रखना है। हड़प्पा के साथ साथ आपको मोहनजोदाड़ो का भी जो ये नाम है वो ध्यान रखना है। तो दोनों जो नगर है इनका आपको जो है वो नाम को रिवाइज करना है। ठीक है, 1921 में हम सभी जानते हैं हड़प्पा की खोज हुई थी, और मोहनजोदाड़ो की जो खोज है वो 1922 में हुई थी, और ये दोनों प्लेस आज के पाकिस्तान में स्थित है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 अपने स्क्रीन पे। इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का अध्ययन करने के लिए, यानी कि इतिहास का अध्ययन करने के लिए किन स्रोतों का उपयोग करते थे? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है पांडुलिपि, ऑप्शन नंबर बी कहता है अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी कहता है केवल इमारतों और मूर्तियों के अवशेष, या फिर
ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त में सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है उपयुक्त सभी। सभी चीजों का इस्तेमाल जो है वो हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए किया जाता था। चलेंगे अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, इतिहास की तिथियों के संदर्भ में बीसीई का पूर्ण रूप क्या है? अभी मैंने आपको बीसीई क्लियर कर दिया है, यानी कि जो हमारे कृष्ण के जो गुरु हैं जिनको हम लोग जीसस कहते हैं, उनके जन्म से जो पहले का समय है उसको हम लोग बीसीई के नाम से जानते थे। और इसका फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है तो ये है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले साल को हम लोग क्या बोलते हैं? सीई बोलते हैं, यानी कि कॉमन एरा। चलेंगे अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर 13। सहायक नदी जिसको हम ट्रिब्यूटरी भी कहते हैं, इससे क्या मतलब है? तो ऑप्शंस को पढ़ेंगे। वह नदी जो समुद्र में सीधे गिरती है, वह छोटी नदी जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है वह नदी जो पहाड़ों से निकलती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है वह नदी जो सूख गई हो। तो देखिए सहायक नदी किसको कहते हैं? ये मान लीजिए एक मेन नदी है। अब इसमें क्या है, छोटी छोटी नदियां जो है वो आके मिल जाती हैं। तो ये सारी जो छोटी छोटी नदियां हैं इनको हम लोग इस बड़ी नदी की सहायक नदी कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अच्छा, गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करनी है। चलेंगे अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। प्राचीन काल में जो भरत है, इस भरत शब्द का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता था? तो ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है दक्षिण भारत में रहने वाले राजवंश के लिए। ऑप्शन नंबर बी कहता है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए। ऑप्शन नंबर सी कहता है गंगा घाटी में रहने वाले किसान के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है अरब के व्यापारियों के लिए। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग थे, ग्रुप थे, उनके लिए ये जो शब्द है ये किया जाता है प्रयोग में। और ये जो भरत शब्द है इसका जो उल्लेख है वो आपको ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मिस्र जिसको हम लोग इजिप्ट कहते हैं, उसके उत्तरी तट पर एक कस्बा है जिसको हम लोग कहते हैं रोसेटा। ये किस चीज के लिए फेमस है ये हमसे पूछ लिया गया है। तो चलिए ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ सबसे पहली बार खेती की गई। ऑप्शन नंबर बी कहता है यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर 3 अलग अलग लिपियों और भाषाओं का लेख है। ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ प्राचीन काल की सबसे बड़ी पांडुलिपि मिली है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ दुनिया का सबसे पुराना नगर बसा था। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर 3 अलग अलग लिपियों और भाषाओं में लेख लिखा गया था। चलिए चलेंगे अगले सवाल की ओर। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंधु नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे जो नगर बसे थे वो 4700 वर्ष पूर्व थे। जबकि यहाँ पे पूछा गया है कि गंगा और सहायक नदियों के बीच। तो चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 47 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये जो वर्ष है ये तो सिंधु का है। बाकी हम लोग देखेंगे 8000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर सी कहता है 25000 वर्ष पूर्व, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है 1000 वर्ष पूर्व। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो विकास हुआ था वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। प्राचीन काल में लोग एक उपमहाद्वीप से दूसरे हिस्से तक यात्रा क्यों करते थे? चलिए ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है काम की तलाश में। ऑप्शन नंबर बी कहता है प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी कहता है व्यापार करने और सेनाओं के साथ दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी चीजों के लिए लोग जो है वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक यात्रा करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 अपने स्क्रीन पे। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है भूवैज्ञानिक यानी कि जियोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर बी कहता है पुरातत्वविद। ऑप्शन नंबर सी कहता है दार्शनिक यानी कि फिलोसफर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है खगोल शास्त्री। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है आपका पुरातत्वविद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है।
चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पांडुलिपियों के संरक्षण के बारे में सही है? ऑप्शंस को पढ़ते हैं। सभी पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित है, तो भाई नहीं, कुछ पांडुलिपियां खराब हो गई हैं, कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कहता है पांडुलिपियों को लोहे के बक्सों में सुरक्षित रखा जाता था, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है कि पांडुलिपियां कभी खराब नहीं होती क्योंकि वे पत्थरों पर लिखी जाती थी। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ जो है वो नष्ट कर दी, क्योंकि वो पेड़ की छाल पे लिखा जाता था, तो ऑब्वियस सी बात है उसके जो पत्ते हैं वो कीड़े खा लेंगे। ठीक है। चलेंगे अगला सवाल। दक्षिण एशिया, जिसको हम लोग साउथ एशिया कहते हैं, जिसमें बेसिकली 7 देश आते हैं, जिसमें हमारा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, 6 देश मोस्टली शामिल हैं। तो इनको हम लोग अक्सर क्या कह देते हैं? चलिए ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी कहता है द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर सी कहता है उपमहाद्वीप, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है प्रायद्वीप। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सब कॉन्टिनेंट। इनको हम लोग क्यों कहते हैं सब कॉन्टिनेंट? क्योंकि ये बहुत विशाल है, इसलिए हम लोग इनको सब कॉन्टिनेंट कह देते हैं। द्वीप समूह क्या होता है? एक ऐसा भूमि का टुकड़ा जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हो। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? एक ऐसा भूमि का टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उपमहाद्वीप। चलेंगे अगले सवाल और अगले टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे। हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। कब, कहाँ और कैसे, उससे संबंधित सभी पॉसिबल क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है प्रारंभिक समाज और प्रथम कृषक एवं चारवाहे। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। तो टॉपिक में पहला क्वेश्चन है, आरंभिक मानव द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है गाय, ऑप्शन नंबर बी कहता है भेड़, ऑप्शन नंबर सी कहता है कुत्ते का जंगली पूर्वज, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है बकरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका होने वाला है यहाँ पे कुत्ते का जंगली पूर्वज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलेंगे अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 22 अपने स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से राख के अवशेष मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि आरंभिक लोग आग जलाना जानते थे? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी कहता है कुरनुल की गुफाएं, ऑप्शन नंबर सी कहता है चिरांद, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है हुनसंगी। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है आपका कुरनुल की गुफाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यहां से पता चलता है कि लोगों ने आग जलाना भी सीख लिया था। चलेंगे अगले सवाल की ओर। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से कौन सी फसल शामिल है? यानी कि सबसे प्राचीन में कौन सी फसलें कृषि के लिए उगाई जाती थी? ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है चावल और मक्का, ऑप्शन नंबर बी कहता है गेहूं और जौ, ऑप्शन नंबर सी कहता है ज्वार बाजरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है दालें और कपास। तो सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी वो थी गेहूं और जौ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। नवपाषाण यानी कि न्यूलिथिक पुरास्थल बुर्ज होम, अब ये जो बुर्ज होम है यहाँ पे कश्मीर में ये स्थित है, इसमें किस प्रकार के लोग रहते थे, किस प्रकार के घरों में लोग रहते थे? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है ईंटों के बने पक्के घरों में, ऑप्शन नंबर बी कहता है जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर, ऑप्शन नंबर सी कहता है पेड़ों पर बनी झोपड़ियों में, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है पत्थर की बड़ी इमारतों में। हम सभी जानते हैं कि जो कश्मीर है ये कैसी जगह है? तो आप कहेंगे ठंडी जगह है। यहाँ पे लोग क्या करते थे? जमीन के अंदर गड्ढे बनाते थे। ठीक है। जिसको हम लोग आम भाषा में गर्तवास या फिर पिट हाउस कहते हैं। यहाँ पे लोग रहना पसंद करते थे। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 अपने स्क्रीन पे। एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका, ये आज के एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये किस लिए फेमस है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है यह एक प्रसिद्ध नवपाषाणिक कृषि स्थल है, ऑप्शन नंबर बी कहता है यहाँ से बड़े बड़े महापाषाण यानी कि मेगालिथ मिलते हैं, ऑप्शन नंबर सी कहता है यह एक आवासीय पुरापाषाणिक स्थल है जहाँ गुफाओं के शैल चित्र मिलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ भारत के पहले मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी जो है वो इसका सही जवाब होने वाला है। देखते ही देखते हमने 25th क्वेश्चन भी कवर कर लिए। इन क्वेश्चंस के हेल्प से हम जो टॉपिक है, जो एक्चुअल सिलेबस है सीटेट पेपर 2 का, उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। पूछा गया ये जो मेहरगढ़ है, अब ये जो मेहरगढ़ है ये आज के पाकिस्तान में है, तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। मेहरगढ़ कहाँ है? आज के पाकिस्तान में। इस कंटेंट में कौन सी जो जगह है वो कौन सी बात सही है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। यहाँ से चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ ये लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए जब मरते थे लोग तो उसके साथ बकरियां भी दफनाते थे। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, जिसमें बोलन दर्रा है, इसके पास स्थित है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है कि ये सभी जो स्टेट्समेंट है वो ठीक है। तो मेहरगढ़ के कंटेंट में ये सभी जो स्टेट्समेंट है वो ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, यानी कि पुरा पाषाण काल, जिसको हम लोग पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इसको कितने भाग में बांटा गया है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है 2, यानी कि पूर्व और पश्चिम, पूर्व और उत्तर। ऑप्शन नंबर बी कहता है 3, आरंभिक, मध्य और उत्तर। ऑप्शन नंबर सी कहता है 4, जिसमें आरंभिक, मध्य, उत्तर और नव जोड़ दिया गया है। और लास्ट ऑप्शन कहता है कि इसका कोई विभाजन नहीं किया गया है। तो ये जो पूरा पाषाण काल है इसमें 3 पार्ट में जो है वो चीजों को बांटा गया था, जिसमें सबसे पहले आरंभिक है, ठीक है, उसके बाद मध्य है, उसके बाद उत्तर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 अपने स्क्रीन पे। दाओजली हिडिंग, ये जो दाओजली हिडिंग है ये नवपाषाण पुरा स्थल है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है जहां से जेडाइट, पत्थर और उखली मसूल मिले हैं? तो चलिए ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है असम, ऑप्शन नंबर बी कहता है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी कहता है अपना जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है बिहार। तो ये जो मिले हैं ये मिला है हमारे पूर्वोत्तर राज्य असम से। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। आरंभिक मानव पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे। इसका उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए किया जाता था? तो ऑप्शंस को पढ़ेंगे। मांस और हड्डियां काटने के लिए। ऑप्शन नंबर बी कहता है पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए। ऑप्शन नंबर सी कहता है अपने पास फल या फिर मूल काटने और लकड़ियां काटने के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है उपयुक्त सभी, यानी कि डी विल बी द राइट आंसर। चलेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। मध्य पाषाण युग, जिसको हम लोग मेसोलिथिक एज कहते हैं, में पर्यावरण में कुछ चेंजेस आए थे और इसकी वजह से क्या हुआ, घास वाले मैदान बनने लग गए। तो इस युग के छोटे पत्थरों के औजारों को हम लोग क्या कहते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो मेसोलिथिक एज है जिसमें पर्यावरण में चेंजेस आए और घास के मैदान बनने लग गए, इस एज में जो छोटे छोटे पत्थर औजार थे उनको क्या कहते हैं? तो चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है माइक्रोलिथ, यानी कि लघु पाषाण। ऑप्शन नंबर बी कहता है मेगालिथ। ऑप्शन नंबर सी कहता है पेलियोलिथ। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ पे नियोलिथ। तो इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइक्रोलिथ, यानी कि जो औजार है वो छोटे हो गए थे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। बसने की प्रक्रिया, जिसको हम लोग डोमेस्टिकेशन कहते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा कथन शुरू है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में एक साथ शुरू हो गई। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो दुनिया के विभिन्न भागों में लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई। ऑप्शन नंबर सी कहता है इस प्रक्रिया में केवल जानवरों को पालतू बनाया गया, कृषि इसका हिस्सा नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी कहता है बसने की प्रक्रिया का सबसे पहला साक्ष्य दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया से मिलता है। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी, यानी कि सीक्वेंस वाइज है, जो कि दुनिया के लगभग विभिन्न भागों में 12,000 वर्ष पहले शुरू हुआ। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 सेकंड ऑन द स्क्रीन। पुरा पाषाणिक स्थल जिसको हम लोग गुलसगी कहते हैं, इसके बारे में क्या सही है इसके हम लोग चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ से सबसे पुराने कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है यहाँ अधिकतर औजार चूना पत्थर, जिसको हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं, इससे बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर सी कहता है यह वर्तमान के राजस्थान में स्थित है। या फिर
ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ मृतकों को दफनाने की प्रथा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऑप्शन इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है उत्तर नंबर बी, यहाँ अधिकतर औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलेंगे अगले सवाल की ओर। नवपाषाणिक स्थल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, जिसको हम लोग चिरांद कहते हैं। अब ये जो चिरांद है, यहाँ से हमें गेहूं, हरे चने, जौ और भैंस बैल के साक्ष्य मिले हैं। ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कहता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ आपका बिहार, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है झारखंड। तो आज के वर्तमान में ये जो चिरांद जगह है ये बिहार राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 ऑन द स्क्रीन। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। इस तरह के स्टेटमेंट जरूर आते हैं जो कि कथन और कारण पे डिपेंड है। चलिए कथन, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि आरंभिक अखेटक खाद्य संग्राहक मानव एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या था कि अगर एक ही जगह पे ज्यादा दिन रहते तो वहां के आसपास के जो भी फल है, पौधे हैं, जानवर है, उनको खाकर समाप्त कर देते। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। बोला गया है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी कहता है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि पहले जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और इसका कारण भी सही है कि अगर एक ही दिन एक ही जगह पे ज्यादा दिन तक रहेंगे तो आसपास की सारी चीजें वो समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलेंगे 35वें नंबर सवाल पे। नवपाषाण युग, जिसको हम लोग नियोलिथिक एज कहते हैं, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है ये आकार में बहुत बड़े और बिना धार वाले होते थे। ऑप्शन नंबर बी कहता है इन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी ताकि इनकी धार और अधिक पैनी हो सके। ऑप्शन नंबर सी कहता है इस काल में पत्थरों के औजारों का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो गया और लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ पे ये औजार केवल जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इस पर क्या होता था, पॉलिश चढ़ाई जाती थी ताकि उसकी जो धार है वो और ज्यादा तेज हो जाए। चलेंगे अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल, जिसका नाम है चताल हयूग। ये जो चताल हयूग है ये कहाँ पर स्थित है? जहां से दूर दराज के स्थानों से, जैसे सीरिया से चमचम पत्थर, लाल सागर से कौड़ियां लाई जाती थी। तो ये जगह जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है ईरान, ऑप्शन नंबर बी कहता है इराक, ऑप्शन नंबर सी कहता है मिस्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है तुर्की। तो इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, तुर्की, जिसको आजकल हम लोग तुर्कीये कहते हैं। ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया है, तुर्कीये हो गया है। अगला सवाल देखेंगे। कुल्डी हवा और महागढ़ पुरा स्थल, जहां से चावल की खेती और जानवरों के हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, ये किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने पास उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कहता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कहता है गुजरात, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है कर्नाटका। तो ये जो जगह है ये प्रदेशों के प्रदेश उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल देखेंगे। गुफ्फर काल पुरा स्थल, जहां से गेहूं और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि जहां से गेहूं और दाल जो होता है, दलहन जिसको हम लोग कहते हैं, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये कहां पर है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका राजस्थान। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। गेहूं और दलहन के जो साक्ष्य हैं ये कहाँ से मिले हैं? तो 38 नंबर का जो इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 अपने स्क्रीन पे। आरंभिक कृषकों ने अनाज का उपयोग किन रूपों में किया? ऑप्शंस को देखेंगे। बीज के रूप में, यानी कि अगली फसल के लिए, खाद्य के रूप में, यानी कि खाना खाने के लिए, उपहार के रूप में, यानी कि किसी को गिफ्ट देने के लिए, या फिर इनमें से सभी, यानी कि सभी उत्तर सही हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। नवपाषाण काल से है। जब नवपाषाण काल के लोगों ने खेती करना शुरू किया तो उन्हें अनाज के भंडारण यानी कि स्टोरेज की आवश्यकता हुई। तो उन्होंने कौन सा तरीका जो है वो अपनाया? मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, या फिर टोकरियां बुनी, या फिर जमीन में गड्ढा खोदा, या फिर उपयुक्त सभी। इसका भी जो सही उत्तर है वो होने वाला है उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारे प्रोसेस लोगों ने जो है वो अडॉप्ट किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला
जिसमें हमने फिर से एक नए टॉपिक को शुरुआत किया है जिसका नाम है नगर, नए नगर। हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पे जो है 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, जिसमें अभी तक हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। पहला टॉपिक है हमारे पास कब, कहाँ और कैसे, और जो दूसरा टॉपिक था प्रारंभिक समाज और प्रथम कृषक एवं चारवाहे। अब हम इस तीसरे टॉपिक को शुरुआत करेंगे जिसका नाम है प्रथम शहर, यानी कि जिसमें हम लोग हड़प्पा की संस्कृति को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से इस थर्ड टॉपिक को। 2 टॉपिक हमने देखते ही देखते कंप्लीट कर लिया है। तीसरे टॉपिक का पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के नगरों को आमतौर पर कितने हिस्सों में विभाजित किया गया। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 हिस्से में, ऑप्शन नंबर बी कहता है 2 हिस्सों में, ऑप्शन नंबर सी कहता है 3 हिस्सों में, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है 4 हिस्सों में। तो यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, ठीक है। एक को हम लोग कहते थे नगर दुर्ग, ये पश्चिम में होता था, और जो पूर्वी वाला हिस्सा था वो निचला नगर होता था। ये जो हिस्सा था यहाँ पे बड़े लोग रहते थे और इसमें जो है वो आम जनता रहती थी। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र प्रमुख नगर कौन सा है जो 2 के बजाय 3 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। यानी कि नगर दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर 3 भाग में डिवाइड हो गया। ये इकलौता नगर कौन सा था, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर बी कहता है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है धोलावीरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है लोथल। तो हम सभी जानते हैं ये जो मोहनजोदाड़ो है ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। कालीबंगा जो है ये आपके राजस्थान में स्थित है। धोलावीरा और लोथल ये दोनों कहाँ पे है, ये हमारा गुजरात में स्थित है। तो इकलौता ऐसा नगर कौन सा था जो कि 3 पार्ट में डिवाइड था। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है धोलावीरा। अगले सवाल को देखेंगे। महान स्नानागार जिसको हम लोग ग्रेट बाथ कहते हैं, इसका निर्माण किस नगर में किया गया था जहां शायद विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कहता है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर सी कहता है चामुंडरो, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है, हम सभी जानते हैं हरियाणा में। तो इस तरह की चीजें भी आपको साथ के साथ याद कर लेना है। तो जो महान स्नानागार है ये कहाँ पे हुआ था, मौसे महान और मौसे मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की जो खोज है वो 1922 में हुई थी। किसने किया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। अगले सवाल को देखेंगे। गुजरात में जो खंभात की खाड़ी है उसमें मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी है, वो कौन सा नगर बसा है जहां से एक बड़ा बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड मिला था। तो ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर बी कहता है रंगपुर, ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ पे धोलावीरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है लोथल। तो गुजरात में खंभात की खाड़ी से जो मिलने वाला था उसके किनारे जो है वो लोथल जो है वो बसा हुआ है। अगला सवाल देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किन धातुओं का उपयोग करना जानते थे। तो ऑप्शंस को देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने पास केवल तांबा और कांसा, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तांबा कांसा सोना चांदी, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तांबा कांसा लोहा और सोना, या फिर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे केवल लोहा और चांदी। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा कांसा सोना और चांदी, ये चारों चीजें का उपयोग जो है वो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो करना जानते थे। देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए 46 नंबर क्वेश्चन पे, और चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यज्ञ और अनुष्ठान के लिए जो फायर अल्टर यानी कि अग्नि कुंड का साक्ष्य किस हड़प्पा कालीन नगरों से प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कालीबंगा और लोथल, ऑप्शन नंबर बी कहता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी कहता है धोलावीरा और चामुंडरो, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है हमारे पास उपयुक्त सभी। तो ये जो अग्नि कुंड है ये कहाँ से मिले हैं, ये हमको मिले हैं कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल अपने हरियाणा में है। चलिए चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। हड़प्पा काल में जो ये फेयंस है, फेयंस जो कि एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाता था, तो इसका उपयोग किस चीज के लिए किया जाता था, क्या बनाने के लिए किया जाता था।
ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है पत्थर के बड़े बड़े औजार। ऑप्शन नंबर बी कहता है मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे छोटे बर्तन। ऑप्शन नंबर सी कहता है इमारतों की ईंटें, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है जानवरों की मूर्तियां। तो अगर कभी आपने एनसीईआरटी उठाया होगा तो इसकी तस्वीर भी आपको दिख गई होगी। फ्रेंड्स जो है ये मनके यानी कि जो मन के छोटे छोटे मालाएं होती हैं, चूड़ियां, बाले और छोटे छोटे बर्तनों को बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए डिस्कस करेंगे आज के 48 नंबर क्वेश्चन की। हड़प्पा के नगरों की ईंटों की जो चिनाई है बहुत मजबूत थी। कारण क्या था? ईंटों को इंटरलॉकिंग तरीके से जोड़ा जाता था, जिससे जो दीवारें हैं वो हजारों सालों तक खड़ी रही। तो चलिए पढ़ते हैं इसको हम लोग। ऑप्शन ए कहता है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या गलत है। ऑप्शन नंबर सी कहता है ए सही है आर गलत है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, मजबूत बनाया गया था। और क्यों मजबूत था? क्योंकि इंटरलॉक किया गया था, यानी कि दोनों सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। मजबूत क्यों था? क्योंकि इंटरलॉक था। चलेंगे आज के 49 नंबर क्वेश्चन पे। हड़प्पा कालीन मोहरों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस पढ़ेंगे। ये जो मोहरें हैं ये आमतौर पर लोहे से बनाई जाती थी। मोहरों का उपयोग सामान से भरे डब्बे या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, इन पर किसी भी प्रकार की लिपि या फिर चित्र नहीं होते थे। या फिर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ये मोहरें केवल राजाओं द्वारा पहनी जाती थी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि मोहरों का जो उपयोग है वो हम किस चीज में करते थे? डब्बे या फिर थैली को चिन्हित करने के लिए। और आज के अंतिम क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग 3900 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण हैं? ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हो गई, इस डिक्लाइनिंग के क्या क्या रीजन से ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस को देख लेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि नदियां सूख गई तो खत्म हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि ईंटें पकाने और मवेशियों को चरने से जंगलों का विनाश हो गया, जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, इस वजह से समाप्त हो गया हड़प्पा सभ्यता। और ऑप्शन नंबर डी कहता है ये सभी रीजंस हो सकते हैं। तो भाई कहीं सुनी बातें हैं, जो जो कहे सबको हम लोग सच मान लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। तो ये हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और इस 50 क्वेश्चंस में हमने इतिहास के 3 मेजर टॉपिक को कवर किया है, जिसमें सबसे पहले हमने टॉपिक को कवर किया था जिसका नाम था कब, कहां और कैसे, यानी कि व्हेन, वेयर एंड हाउ। दूसरा टॉपिक था हमारा प्रथम समाज और कृषक चरवाहे। तीसरा था हमारा प्रारंभिक शहर, जिसमें हमने हड़प्पा की संस्कृति को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो इसी के साथ इस क्लास को यही एंड करेंगे। अगले क्लास में मिलेंगे फिर से नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग महाजनपद को डिस्कस करेंगे। नए विचार आएंगे जिसमें हम लोग बौद्ध और जैन धर्म को भी डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को यही ब्रेक लगाएंगे, अगली क्लास में जल्द मिलेंगे। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही क्लासेस को कंटिन्यू देख लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।